हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग कक्षा 9 में नाज़ीवाद और हिटलर के उदय को पढ़ रहे हैं। इसके 2 वीडियो मैंने पहले आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिसमें हमने हेलमुट के फादर के बारे में जाना है, हेलमुट के बारे में जाना था पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हमने देखा था नाज़ीवाद क्या है। आज इस तीसरे वीडियो में मैं आप लोगों को हिटलर के उदय वाले चैप्टर को लेकर के कुछ बताने वाला हूं। तो जैसा कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि हिटलर का उदय और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चलिए हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इसके अंतर्गत आज का हमारा कंटेंट है हिटलर का उदय। नाज़ीवाद जो है ये वाला, इसको अपन समझ चुके कि नाज़ीवाद एक्चुअल में क्या था, यहूदियों की हत्या करना और ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत थी। अब हम देखेंगे आज हिटलर का उदय वाला चैप्टर। तो चलिए आरंभ करते हैं। क्या हुआ था कि जर्मनी की स्थिति पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बद से बदतर की ओर होने लगी थी। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज, जो ये किसी भी देश के 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं, इन तीनों में संकट गहराता जा रहा था। और इस गहराते संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया और ये तीनों जो है हिटलर की तरफ आकर्षित होने लगे, उसकी विचारधारा की तरफ आकर्षित होने लगे। कौन तीनों? अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज। तीनों को आमूल परिवर्तन करने का भरोसा हिटलर दिलाने लगा और ये इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। चलिए हम आगे इसको देखते हैं, समझते हैं हिटलर का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो हिटलर जो है वह 1889 में जन्म लेता है। 1889 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का भी जन्म दिवस है, 14 नवंबर को। 1889 में ऑस्ट्रिया जो है, जर्मनी का पड़ोसी जो साम्राज्य था, वहाँ पर इसका जन्म होता है। हिटलर की जो युवावस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजरी थी। रोज़गार की जहाँ तक अगर हम बात करें हिटलर की, तो रोजी रोटी का उसके पास कोई जरिया नहीं था। और नहीं होने के कारण क्या है, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा दिया कि भैया मैं भी फौज के साथ लड़ूंगा, ऑस्ट्रिया की फौज के साथ में, जर्मन केंद्रीय शक्तियों के साथ में। भर्ती के बाद उसको जो पहला काम मिला वह था मोर्चे पर संदेशवाहक का। एज आ पोस्टमैन उसने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। बाद में वह कारपोरल बना। अब आपके लिए यहाँ नया शब्द आ गया, कारपोरल। कारपोरल का अर्थ होता है सेना में छोटा अधिकारी, मतलब संदेशवाहक की जगह अब हिटलर भाई साहब छोटे अधिकारी हो गए। अब जब उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको कुछ तमगे वगैरह भी, अवार्ड वगैरह उपलब्ध हो गए। तो ये तो हो गया हिटलर का इनिशियल लाइफ, प्रारंभिक जीवन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की सेना की पराजय होती है तो वह अंदर तक हिल जाता है। और जैसे ही उसको ये जानकारी मिलती है कि वर्साई की संधि हुई है और उसमें जर्मनी के साथ में इतना अपमानजनक व्यवहार किया गया है, फिर तो वह आग बबूला हो उठता है और अब वह आगे के लिए प्लान करना शुरू करता है कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। और इस स्थिति को देखते हुए सन 1919 में वो जर्मन वर्कर्स पार्टी के एक छोटे से समूह की सदस्यता ले लेता है। मतलब जर्मन वर्कर्स पार्टी एक छोटा सा वहाँ पर राजनीतिक दल होता है, छोटा सा समूह होता है, उसको वह जाके ज्वाइन कर लेता है। और इसके बाद धीरे धीरे करके वह अपने प्रभाव जमाते हुए इस पूरे संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लेता है और जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल कर क्या कर देता है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। नाज़ी पार्टी का सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये समझ में आ गया कि जर्मन की जो सेना की पराजय थी उससे वह डिस्टर्ब हुआ, वर्साई की संधि से आग बबूला हुआ और उसने कुछ करने की ठानी, एक छोटा सा समूह ज्वाइन कर लिया, उस पर कंट्रोल किया और उसी समूह को बाद में उसने नाज़ी पार्टी में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद क्या होता है, 1923 में हिटलर जो है वह बवेरिया पर कब्जा जमाने के लिए और बर्लिन पर चढ़ाई करने के लिए पूरी योजना बनाता है कि किसी तरह से बर्लिन यानी जर्मनी का जो कैपिटल प्लेस है वहाँ पर, और बवेरिया नाम की एक जगह है, वहाँ पर कैसे नाज़ी पार्टी कब्जा कर ले और पूरी जर्मनी की सत्ता उसके हाथ में जाए। इसके लिए वह बैठ के अपने लोगों के साथ में बढ़िया विधिवत प्लान करता रहता है। लेकिन होता क्या है, उसकी दुस्साहसी योजना को लीक कर दिया जाता है और वह उसमें असफल हो जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलता है, लेकिन साबित नहीं हो पाने के कारण कुछ समय बाद उसको
रिहा कर दिया जाता है, वह छूट के वापस अपने दोस्तों से मिल लेता है। तो ये शुरुआती उसका जो घटनाक्रम है हिटलर का, ये देखा हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नाज़ी राजनीतिक खेमा, मतलब अब क्या हो गया, राजनीतिक दल के रूप में ये धीरे धीरे करके अपने आप को जनता के सामने, जर्मनी की जनता के सामने पेश करने लगा, बोलने लगा कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, आपकी सारी समस्याओं को बिल्कुल जैसे ही सूरज डूबेगा और सुबह का सूरज निकलेगा हम सब कुछ बदल डालेंगे। बात 1930 के दशक की है। ये राजनीतिक लोग जर्मनी की जनता को बोलने लगे, जर्मनी के लोगों को, मतदाताओं को लुभाने के लिए बोलने लगे कि मेरा साथ दो, मैं बचाऊंगा इस पूरी जर्मनी को, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को, जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था को और जर्मनी के समाज को। लेकिन जर्मनी की जनता उस पर ध्यान नहीं देती, बोलती कि इस तरह की बातें तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये भी कौन सी नई बात कर रहा है। लेकिन महामंदी का दौर जैसा कि हमने देखा, जब अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी होता है तब पूरे विश्व में मंदी का दौर आता है और उसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है, जर्मनी का। ये अपन ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आइकॉन आ रहा है जो, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, 1929 में बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे और कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में जब भुखमरी और लाचारी, मिडिल क्लास को सर्वहाराकरण होने का डर सता रहा था, तब ये जो नाज़ीवाद है ये एक जन आंदोलन के रूप में सामने धीरे धीरे करके आने लगा। मतलब 1930 में इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1930 के शुरुआती दशक में जैसे ही मंदी शुरू होती है, 1932 के आसपास जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हिटलर लगातार लगा रहता है और पूरी जनता उद्वेलित होने लगती है और हिटलर भैया जिंदाबाद हो जाते हैं। मतलब धीरे धीरे करके नाज़ी पार्टी जर्मनी में अपना स्पेस बनाने लगती है। अच्छा, नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती है। यहाँ पर एक नया शब्द आया है, प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा का मतलब होता है जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, जो पोस्टरों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, भाषण इत्यादि के द्वारा किया जाता है। मतलब कि पूरी जनता के दिमाग और दिल पे बिल्कुल नाज़ी पार्टी हिटलर, नाज़ी पार्टी हिटलर ये भर जाए। हर जगह पर टीवी ऑन करो तो नाज़ी पार्टी हिटलर, रेडियो ऑन करो तो नाज़ी पार्टी हिटलर, अखबारों में भी उसी के विज्ञापन, जहाँ जाओ वहाँ प्रचार सभा में भी उन्हीं की बातें, नुक्कड़ नाटकों पे उनके समर्थकों द्वारा चर्चाएं करना। कुल मिलाकर ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि पूरी जर्मनी की जनता को ये लगने लगा कि अब हमारा उद्धारक तो नाज़ी पार्टी ही है। इसके बावजूद भी 1929 की शुरुआत की बता रहे हैं। 1929 की शुरुआत में जर्मनी की संसद, आपको पिछली बार बताया था उसका नाम क्या है, राइखस्टाग। जर्मन राइख की जो संसद उसका नाम था राइखस्टाग। इसके लिए चुनाव होते हैं। इन चुनावों में 1929 की बात हो रही है, 1929 में जो चुनाव होते हैं राइखस्टाग के लिए, संसद के लिए, चित्र में आपको दिख रहा है जर्मन की संसद है, इसके लिए चुनावी दौड़ शुरू होती है। 1929 के चुनावी दौड़ में जो नाज़ी पार्टी है इसको वोट नहीं मिलते, मात्र 2.6% वोट मिलते हैं और नाज़ी पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करता। लेकिन मंदी के बाद, महामंदी के बाद जब फिर से चुनाव होते हैं वहाँ पर, तब 1932 तक आते आते यही नाज़ी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है और उस समय इसको वोट मिलते हैं 37%, 37% वोट मिलते हैं। मतलब नाज़ी प्रोपेगेंडा काम कर चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। हिटलर के बारे में ये कहा जाता है कि हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता था। वो जब भाषण बोलता था तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतनी शानदार शब्द शैली और बात करते हुए उसकी जो भाव भंगिमाएँ होती थी उससे जनता उद्वेलित होती थी। उसका जोश, उसके द्वारा जो शब्द बोले जाते थे वो लोगों को अंदर तक हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषण में शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की बातें करता, वर्साय की संधि में जो नाइंसाफ़ी हुई उसके बदला लेने के लिए वह कस्में खाता, जर्मन समाज की खोई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए जनता को आश्वासन देता और उसका ये वादा था कि बेरोजगारों को रोजगार देगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त भी कराएंगे। जिस तरह से विदेशी वर्साय की संधि के बाद विदेशी प्रभाव देश के ऊपर हो गया था, उसको मुक्त करा दिया जाएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे आमतौर पर राजनीतिक दल के लोग करते हैं, जर्मनी में हिटलर ने भी यही पूरी प्रक्रिया अपनाई कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आपके सारे दुख दूर कर दूंगा। इस तरह की चीज़ें हिटलर बोलने लगा अपने भाषणों में। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। उसने लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन का सहारा लिया।
हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव जगाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं इत्यादि आयोजित की जाने लगी। और इन जनसभाओं में नात्सीवादी पार्टी के जो समर्थक थे वो जाते और जनता के बीच में ये स्थापित करते कि हिटलर से ज़्यादा कोई नहीं है, हिटलर सब कुछ ठीक कर देगा, हमारी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इस जर्मनी को इस संकट से उबार सकती है, जैसी बड़ी बड़ी बातें होने लगती। स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद एक खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। मतलब एक ये प्रोपेगेंडा कहलाता है ये, कि लोगों के बीच में ध्यान आकर्षित करने के लिए जितनी चीज़ें की जा सकती थी। नात्सी सैल्यूट जिस तरह से आप लोगों को दिख रहा है कि हाथ आगे बढ़ाकर एक विशेष तरह की तालियां बजाकर उसके लोगों को इतना ट्रेंड किया जाता कि लोगों के मन मस्तिष्क में सिवाय नात्सी पार्टी और हिटलर के कुछ भी सोचने समझने के लिए नहीं बचा था। नात्सियों ने क्या किया, अपने धुआंधार प्रचार से सुबह दोपहर शाम जहां देखो वहां धुआंधार प्रचार करते नात्सी पार्टी के लोग, और वो ये बोलते कि हिटलर एक मसीहा है, जर्मनी का एक रक्षक बन के आया है, वॉरियर है हमारे देश के लिए। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जाता जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। मतलब हिटलर को अवतार घोषित कर दिया गया एक तरह से जर्मनी के समाज में, एक ऐसे समाज को जो बहुत दबा रहा हो, जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व चकनाचूर हो गया हो, भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा हो। ऐसे देश के सामने जब नात्सीवादी पार्टी के लोग इस तरह की बातें करते कि हिटलर एक मसीहा है, एक रक्षक है और वह तुम्हारी सारी संकटों को दूर करने वाला एक अवतार है, तो लोगों को हिटलर की छवि बहुत आकर्षक दिखाई देती। उनको ये लगता कि हाँ, यही भगवान है, यही ईश्वर का अवतार है जो हमको सारे संकटों से मुक्ति दिलाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि नात्सीवादी पार्टी के जो समर्थक थे उन लोगों ने हिटलर को किस तरह से देवता के रूप में अपने देश के सामने प्रस्तुत किया और एक प्रोपेगेंडा की तरह हर चीज़ के लिए एक इवेंट मैनेज किया। तालियां कैसी बजाई जाएं, एक दूसरे को सैल्यूट किस तरह से किया जाए, इसके अलावा रैलियों में बैठने की व्यवस्था कैसी हो, ये सारी चीज़ें। और जनता के दिमाग में ये पैबस्त किया जाता कि हिटलर से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर के बाद अगर जर्मनी को कोई बचा सकता है तो वह केवल और केवल हिटलर। ये स्थिति थी। अब हम चलिए आगे देखते हैं इसी वीडियो में कि जब हिटलर को मौका मिलता है तो क्या वह लोकतंत्र जो वाइमर गणराज्य है उसको बचाए रखता है या एक अलग तरह का लोकतंत्र का विध्वंस करते हुए नई सत्ता संचालन की राह अपनाता है। चलिए हम समझते हैं। अब आगे देखते हैं। हमारे चैप्टर में नाम दिया हुआ है लोकतंत्र का ध्वंस, अर्थात लोकतंत्र को मटिया मैट कर देना। कैसे, देखते हैं। 30 जनवरी 1933, आपको बताया ना, 1932 आते आते हिटलर की पार्टी, नात्सीवादी पार्टी जो थी वह 37% वोट लेके जर्मनी की नंबर 1 पार्टी तो हो चुकी थी। अब वहाँ का जो राष्ट्रपति था हिंडनबर्ग, उसने क्या किया, 1933 की 30 जनवरी को, आपको याद है 30 जनवरी 1948 हमारे राष्ट्रपिता का शहीदी दिवस होता है। तो 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर जो है मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद, हमारे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री होता है उस तरह से जर्मनी का चांसलर होता है, तो चांसलर का पद संभालने का न्योता राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को दे दिया। तब तक नात्सीवादी पार्टी जो थी ये अन्य रूढ़िवादियों को भी अपने साथ में जोड़ चुकी थी। रूढ़िवादी क्या है, ये हम पिछले वीडियो जो यूरोप के बारे में था, यूरोप में समाजवाद, उसमें समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा। तो उनको भी जोड़ लिया इसने। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने एक काम सबसे पहले शुरू किया कि लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थान जो भी था, मतलब वोट डालने का अधिकार, संसद भवन, इनको उसने भंग करना शुरू कर दिया। और फरवरी माह में क्या हुआ, जर्मनी के संसद भवन में आग लग गई, एक रहस्यमय अग्निकांड हो गया। तो इस अग्निकांड के आड़ में उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब वह मन चाहे निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था और वह निर्णय लेने लगा। कैसे, 28 फरवरी 1933 उसने एक अध्यादेश जारी किया, जिस अध्यादेश का नाम रखा गया अग्नि अध्यादेश, अर्थात फायर डिक्री। और इस फायर डिक्री के अंतर्गत सबसे पहले तो अभिव्यक्ति की आज़ादी बंद कर दी गई, छीन ली गई। इसके बाद दूसरा, लिखने की मतलब प्रेस की आज़ादी भी हिटलर ने छीन ली। और तीसरी जो महत्वपूर्ण आज़ादी थी वह थी सभा करने की आज़ादी। उस
अधिकार को भी इस तरह से अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की जो आज़ादी थी, ये जो नागरिक अधिकार थे, इनको अनिश्चित काल के लिए नाज़ी पार्टी ने प्रतिबंधित कर दिया, निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, असेंबल होने की आज़ादी, मीटिंग करने की आज़ादी, ये वाइमर संविधान में ये एक महत्वपूर्ण अधिकार था और हिटलर ने इसको समाप्त कर दिया। और न केवल समाप्त किया, और इसके बाद उसने सबसे पहले अपने कट्टर शत्रु साम्यवादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह से हिटलर अब धीरे धीरे करके अपने मूल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगा। चलिए अब देखते हैं निशाना बनाने के बाद क्या किया इसने। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को उसने रातों रात पकड़ा और कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं? ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रख लिया जाता था और बिजली के करंट और कटीले तारों के बीच घिरे रहते थे ताकि ये बाहर निकल भी ना पाए। मतलब नो अपील नो दलील वाली स्थिति थी। एक तरह से भारत में जिस तरह से रॉलेट एक्ट लागू किया था अंग्रेज़ों ने, इसी तरह से जर्मनी ने वहाँ के राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कंसंट्रेशन कैंप स्टार्ट किए और वहाँ पर कम्युनिस्टों को बंद कर दिया ले जाके और उनको मार डाला, गिरफ्तारी कर ली। मतलब जितना भी अत्याचार हो सकता था, अनाचार हो सकता था विरोधियों के प्रति, वो उसने स्टार्ट कर दिया। लगभग 5 लाख की आबादी रही होगी ड्यूसलडॉर्फ शहर की। यहाँ से गिरफ्तार किए गए लोगों की 6,808 फाइलें बनी। उनमें से लगभग 1,500 फाइलें, 1440 फाइलें तो केवल कम्युनिस्टों की थी। मतलब वो किसी भी तरह से कम्युनिस्टों को, जो स्पार्टकिस्ट लीग के लोग थे, उनको नष्ट कर देना चाहता था। अच्छा, ये हिटलर जो था, नाज़ीवादी जो थे, वे केवल यहीं तक सीमित रहना नहीं चाहते थे। वे केवल कम्युनिस्टों को तो शुरुआत में इसलिए निपटाया उनने क्योंकि रूस जो है वो कम्युनिस्ट शासन वाला था, आसपास लोकतंत्र वाले लोग थे, तो ये नहीं चाहते थे कि देश में साम्यवादी व्यवस्था हो या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो नाज़ी शासन ने इस तरह के कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाना शुरू कर दिया। कितने? 52 तरह के लोग थे जो इसके निशाने पर थे कि इनको जर्मनी से हटा देना है। 3 मार्च 1933 प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया और जिसमें इस अधिनियम के द्वारा यह तय कर दिया गया कि जर्मनी में अब बॉस हो गए तो केवल और केवल हिटलर भाई साहब। हिटलर भाई साहब के अलावा जर्मनी में किसी की कोई नहीं चलने वाली। संसद को हाशिए पर धकेल दिया और हिटलर को ये अध्यादेश जारी करके शासन चलाने का निरंकुश अधिकार दे दिया कि आप एक लाइन में कुछ लिखो, राष्ट्रपति के साइन लो और वही कानून होगा, मेरा वचन ही शासन। इस स्थिति में हिटलर भाई साहब पहुँच गए। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियन थी, सब पर पाबंदी लगा दी गई। तो हिटलर जैसे ही बॉस बने, उन्होंने नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं, जितनी भी ट्रेड यूनियंस थीं, सारी की सारी पर पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, जुडिशरी, सब पर राज्य का पूरा पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब चाहे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया हो, चाहे चैनल्स हों, चाहे सेना हो या न्यायपालिका हो, सारी की सारी चीज़ें हिटलर की कठपुतली बनकर रह गईं। जो हिटलर चाहता वो ये करते, इसके अलावा उनके पास स्वयं का कोई विवेक नहीं रहा। इतना पावरफुल चांसलर के रूप में हिटलर हो चुका था। मतलब पूरा का पूरा जर्मनी अब हिटलर के पैरों तले रोने जाने की स्थिति में आ चुका था। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिनको SA के नाम से भी जाना जाता था, इसके अलावा गैस्टापो, जिसको गुप्तचर राज्य पुलिस कहते हैं, और SS मतलब अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा मतलब SD का भी गठन किया गया। तो हरी वर्दी वाले पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स तो थे ही, साथ में नाज़ी पार्टी ने अपने एक नई गुप्तचर ब्यूरो, गैस्टापो, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा, इनका गठन कर लिया। और इन नवगठित जो दस्ते थे, पुलिस के जो लोग थे, इनको नाज़ी पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त था। तो इनको सारे असंवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गए। अब जब ये प्राप्त हो गए तो इनकी वजह से नाज़ी जो राज्य था उसको एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हो गई। पुलिस को, सेना को और इनके द्वारा नियुक्त किए गए गुप्तचर विभाग को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दे दिए गए कि तुम्हें जिस पर शक हो उठा के ले आओ, जो हिटलर की बुराई करते देखे उसको निपटा दो। मतलब इस तरह की चीज़ें कर दी गई कि लोग जो है
उठते बैठते सोते जागते हिटलर के अलावा कुछ सोच भी ना पाएँ और उसकी बुराई कर भी ना पाएँ। इस तरह की स्थिति पूरे नाज़ी पार्टी के द्वारा पूरे जर्मनी में बना दी गई। गेस्टापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। गेस्टापो जो गुप्तचर पुलिस थी उसमें ये नहीं था कि किसी को छोड़ना है। अगर उसको ये लग रहा है कि ये हिटलर का विरोधी है, अगर ये लग रहा है कि वो 52 लोगों में से ये कोई एक बंदा है जो जर्मनी के ख़िलाफ़ हो सकता है, जो नाज़ियों के ख़िलाफ़ हो सकता है, किसी को भी बिना सोचे समझे, बिना पूर्व सूचना दिए, बिना जानकारी दिए, बिना कानूनी रूप से कोई प्रावधान किए उसको यंत्रणागृहों में बंदी बनाया जा सकता था और उनको यातनागृह में भेजकर बिना कानून के, बिना कानूनी कार्रवाई किए, बिना कोई मुकदमा चलाए देश निकाला दे दिया जाता था या अरेस्ट कर लिया जाता था। इस तरह की स्थिति। और चूँकि पुलिस वालों को किसी तरह की दंड की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यदि लोकतांत्रिक देश जैसे भारत में है कि यदि कोई पुलिस वाला भी गड़बड़ करता है तो उसको पता है कि हमारे ऊपर न्यायपालिका है जो दंड देगी। लेकिन जर्मनी में जब पुलिस वालों को ये आशंका ही नहीं थी, उनको ये था कि नाज़ी पार्टी के लोगों का, हिटलर का हमारे ऊपर वरद हस्त से हमारा आशीर्वाद है, हम अच्छा करें या बुरा करें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब इस तरह के निरंकुश और निरपेक्ष शासन पुलिस वालों को प्राप्त थे तो वे दंड की आशंका से मुक्त होकर, भय मुक्त होकर, बिना डर के किसी को भी पकड़ते, यातनाएं देते और बोल देते चलो तुम्हारा देश निकाला हो गया, चलो तुमको अरेस्ट किया जाता है। मतलब मेरा वचन ही शासन वाली स्थिति से जर्मनी अब गुजरने लगा था। तो इस प्रकार अब जर्मनी का जो चांसलर था वह हिटलर हो चुका था। हिटलर की जो नाजीवादी पार्टी थी, नाज़ी पार्टी थी, वही जर्मनी में यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हो चुकी थी। हिटलर के पुलिस वाले, हिटलर के गुप्तचर, नाज़ीवादी पार्टियों का सपोर्ट और बड़े ही निरंकुश और निरपेक्ष अधिकार इन सारे लोगों को दे दिए गए कि जो भी आपको लगता है कि ये संदेहास्पद व्यक्ति है उसको अरेस्ट कर लो, और यदि आपको लगता है कि ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है देश निकाला कर दो, बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए। मतलब जिस तरह से बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा, मेरा वचन ही शासन, उस तरह की स्थिति थी कि हिटलर के लोगों का वचन ही शासन हो गया, हिटलर का वचन ही शासन हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हिटलर ने पुनर्निर्माण के लिए आगे क्या प्रयास किए। चलिए, पुनर्निर्माण। अब हम देखते हैं कि हिटलर जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, जर्मनी की समाज को व्यवस्थित करने के लिए, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था जमाने के लिए जिन चीज़ों को वह अपने भाषणों में बोलता था उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए किस तरह से पुनर्निर्माण करता है। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी? हॉलमार साख्त को। यह एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था और इसने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मतलब ये रुका नहीं, हॉलमार साख्त जो कि आपको उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसने अपना काम शुरू कर दिया और सरकारी पैसे से ही सारी चीज़ों का सरकारीकरण करते हुए उसने 100% रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जर्मन नागरिकों को और उत्पादन भी उसने बढ़ाया। जर्मन का मशहूर सुपर हाईवे इसी परियोजना की देन थी। साथ में जनता की कार फॉक्सवैगन जो इस समय वर्ल्ड फेमस है, इसी परियोजना की देन थी जो हॉलमार साख्त के द्वारा लाई गई थी। विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने क्या किया? सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था, उसने सबसे पहले लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। उसने बोला मेरे को ये कोई राष्ट्रसंघ वाष्ट्रसंघ नहीं मानना है। और 1936 में ये जो राइनलैंड जिसको पड़ोसी फ्रांस ने छीन लिया था, उस पर कब्जा जमा लिया था मित्र राष्ट्रों ने, लगभग 1 दशक तक उन्होंने कब्जा जमाए रखा था इस पर। 30 के दशक में हमने पिछले वीडियो में इसको देखा है, उस पर दोबारा कब्जा जमा लिया और एक नारा दिया उसने, एक जन एक साम्राज्य एक नेता। और इस नारे की आड़ में उसने अपने पड़ोसी साम्राज्य जर्मनी और ऑस्ट्रिया की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती कब थी? जब केसर विलियम द्वितीय शासक हुआ करता था। लेकिन हिटलर ने क्या किया? ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में समाहित कर लिया। इसके बाद उसकी नज़र पड़ी चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी प्रांत सुडेंटनलैंड पर, और उसको ये लगा कि यहाँ पर जर्मन भाषा भाषी लोग हैं तो क्यों ना इस प्रांत पर हमारा कब्जा हो, और उसकी आड़ में फिर उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया।
इस तरह से अब हिटलर अपनी साम्राज्यवादी नीति पर आगे बढ़ने लगा। इस दौरान विदेशों की अगर बात करें तो इंग्लैंड का उसे मौन समर्थन हासिल रहा, क्योंकि इंग्लैंड को ये लगता था कि वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। हालांकि इंग्लैंड भी इस नाइंसाफ़ी करने वालों के समूह में शामिल था, लेकिन उसको आत्मग्लानि एहसास होने लगी कि जर्मनी के साथ में वाकई में नाइंसाफ़ी हुई है। और घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जब हिटलर को लगातार शुरुआती कामयाबी मिलने लगी, उधर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसको लाभ मिलने लगा, इधर विदेश में भी उसने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया पर अपना कब्जा जमा लिया, इंग्लैंड का भी उसको मौन समर्थन हासिल हो गया। तो इतनी जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से जर्मनी वासियों को ये लगने लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। बदहाल जर्मन से खुशहाल जर्मनी का सफ़र अब हमारा तय होने वाला है। लेकिन हिटलर तो हिटलर थे, वो यहीं नहीं रुके। साख्त जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था जिसने अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का काम किया था, उसने हिटलर को सलाह दी कि हिटलर भैया, सेना और हथियारों पर अभी सरकारी पैसा ज़्यादा खर्च मत करो, क्योंकि इससे सरकारी बजट जो घाटे में चल रहा है बड़ी दिक्कत होगी, बजट हमारा खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन नाज़ी जर्मनी में ऐसे सावधानी पसंद, ऐसे भविष्य दृष्टा लोग, ऐसे एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। हिटलर ने पहली सांस में जैसे ही साख्त ने बोला कि हुजूर गड़बड़ है, खर्चों में कटौती कर लो, तो साख्त को ही वहाँ से हटा दिया गया। बोला आप हमारे काम के नहीं हो। अब आर्थिक संकट से देश को निकालने के लिए हिटलर को नया विकल्प चुनना था कि आखिर ऐसे कौन से रास्ते हों जिनसे देश को आर्थिक संकट से निकाला जाए। तो हिटलर ने इसके लिए युद्ध का रास्ता चुना। हिटलर को ये लगा कि हम यदि युद्ध लड़ते हैं तो देश को आर्थिक संकट से मुक्त करा लेंगे, और उसने यलगार हो बोल दिया। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। वह चाहता था कि जर्मनी और उसके आसपास के देशों को मैं अगर जीत लेता हूं तो उन देशों के संसाधन जर्मन वासियों के काम में आएंगे। और इसीलिए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड ने भी पोलैंड की रक्षा के लिए जर्मनी का विरोध करना शुरू कर दिया, और इस तरह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ जर्मनी का युद्ध शुरू हो गया। यही सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ में त्रिपक्षीय संधि वार्ता कर ली। जर्मनी ने क्या किया, जब फ्रांस और इंग्लैंड एक साथ आ गए तो जापान और इटली के साथ मिलकर त्रिपक्षीय संधि उसने 1940 में कर ली। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। अब उसको ये लगने लगा कि जब जापान और इटली जैसे देश हमारे नेता का समर्थन कर रहे हैं तो विश्व में अन्य देशों में भी जो नाज़ीवादी पार्टी से जो जुड़े हुए लोग थे वो हिटलर को मजबूत समझने लगे। हिटलर के दावा जो हिटलर अभी तक कर रहा था, साम्राज्यवादी नीति को अपना रहा था, उस पर उसका दावा मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। मतलब हिटलर जो है जापान और इटली के साथ मिलकर इतना पावरफुल हो गया था कि यूरोप के जो मैक्सिमम राष्ट्र थे, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो यूगोस्लावाकिया हो, अल्बानिया हो, नाज़ी पार्टी के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली सरकारें थीं उनको बिठा दी गई। 1940 में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था, मतलब पीक पर था। वह चढ़ाई चढ़ते हुए अपने जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुका था। अब यहाँ से उसके पतन की शुरुआत होगी। मतलब हिटलर यहाँ पे आ चुका था। हिटलर ने जब पीक पर पहुंचा तो उसने अब अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप, ये जो घूमता हुआ दिख रहा है एरिया, पूर्वी यूरोप, ये जर्मनी है, आपको ये दिख रहा है जर्मनी, इस जर्मनी के पूर्व दिशा में ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये पूर्वी यूरोप का हिस्सा कहलाता है। इस पूर्वी यूरोप को जीतने के वह लंबे समय से सपने देखता चला आ रहा था, और अब इस सपने को साकार करने का समय उसको मिल गया। वह जर्मनी की जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। वो चाहता था कि जर्मनी की जनता को रहने के लिए एक विशाल प्रांत मिले, अच्छी जगह मिले। और जून 1941
उसने क्या किया, सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ये आप देख रहे हैं, सोवियत संघ मतलब रूस, USSR, साम्यवादी देश, बहुत ही पावरफुल देश था। हम रूस की क्रांति में पढ़ चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप किस तरह से वर्ल्ड पावर बन के उभरा था, और उस समय ये बहुत प्रोग्रेसिव राष्ट्र था। लेकिन जर्मनी ने, हिटलर ने यूरोप में अपनी ताकत को जमाए रखने के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, ताकतवर बताने के लिए, शक्तिशाली बताने के लिए सोवियत संघ पर हमला कर दिया। और डेफिनेटली हिटलर की यह एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी जो उसने सोवियत संघ के ऊपर हमला कर दिया। यहीं से हिटलर जो अब टॉप पे था, शिखर पर था, यहाँ से उसका गिरना शुरू हो जाता है। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी। मतलब एक तरफ से इंग्लैंड और दूसरी तरफ से सोवियत संघ की सेनाएं जर्मनियों को हमला कर करके परेशान कर रही थी। सोवियत संघ की लाल सेना स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियतों की जो लाल सेना थी उसने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों को आखिरी तक खदेड़ा, और खदेड़ते खदेड़ते वे अंत में बर्लिन शहर के बीचों बीच पहुंच गए। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। जैसा कि हमने रूस की क्रांति में पढ़ चुके हैं कि जर्मनी की पराजय के दौरान जब रूसी सैनिकों को बर्लिन में एंट्री मिल गई तो वह वर्ल्ड पावर बनने से अब उसको कोई नहीं रोक सकता था, और इस तरह से लाल झंडा जो था, लाल सेना जो थी, वो वर्ल्ड पावर बनकर सामने आई और सोवियत संघ का वर्चस्व पूरे दुनिया में स्थापित होने जा रहा था। अब विश्व युद्ध चालू हो गया। ब्रिटेन और सोवियत रूस, इनके हमले जर्मनी पर जारी होने लगे। तो इस तरह से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये युद्ध में सम्मिलित थे। अमेरिका इस युद्ध से दूर था अभी तक। वह इस युद्ध में इसलिए नहीं फंसना चाहता था क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान उसको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था और वह दोबारा नहीं चाहता था कि अब इस तरह की स्थिति बने। लेकिन लंबे समय तक वह युद्ध से अपने आप को दूर नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि पूरब में जापान की ताकत बढ़ती जा रही थी। जापानी झंडा ये आपको दिख रहा है, यह पावरफुल होता जा रहा था। और उसने, मतलब किसने? जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर अपना कब्जा जमा लिया था। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना ठिकाने जो पर्ल हार्बर था वहां पर हमला करने की योजना जापान ने तैयार कर ली थी। मतलब अमेरिका ने क्या बोला कि मेरे को युद्ध में शामिल नहीं होना है भैया, मैं दूर ही रहूँगा। लेकिन जब जापान अपनी पावर बढ़ाते हुए फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा जमा लिया, प्रशांत महासागर में जो अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था उस पर हमले की तैयारी जमा लिया, और अमेरिका को जब ये पता चला कि जापान हमारे अड्डे पर हमला करने वाला है तो वो भी युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने हिटलर को समर्थन दे दिया। हिटलर और जापान एक हो गए, उनमें दोस्ती हो गई। और पर्ल हार्बर, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA, यहाँ पर पर्ल हार्बर है और जापान ने इस रास्ते से आकर के पर्ल हार्बर के ऊपर बमबारी कर दी। और जैसे ही यहाँ पर बमबारी शुरू की तो अमेरिका चुपचाप बैठने वाला था नहीं, उसने जापान पर हमला करना शुरू कर दिया और वह द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका सम्मिलित हुआ, उसने जापान में पहुंचा और मई 1945 में हिटलर की पराजय हो गई, जर्मनी की पराजय हो गई और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम पटक दिया। और जैसे ही परमाणु बम पटका है वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस तरह से आप लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो पोलैंड पर जर्मनी के हमले से शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर पटके गए परमाणु बम से जाकर 1945 में समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद यहाँ पर आपने देखा, एक बहुत शॉर्ट में हमने आपको बताया। इसके बाद हम वापस फिर से हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है, लेकिन इस कहानी को सुनने के लिए, इस कहानी को समझने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ई क्लासेस बाय मनीष सर के अगले वीडियो का। तो इस तरह से इस वीडियो में, इस कंटेंट में, इस ई क्लास में आप लोगों ने देखा कि हिटलर चांसलर बन जाता है,
सर्वशक्तिमान बन जाता है, अपने प्रोपेगेंडा ऐसे रचता है कि पूरी जनता के सामने वह मसीहा, रक्षक और अवतार नजर आने लगता है। सारे नाज़ी समर्थक हिटलर की एक आवाज़ पर जान देने को या जान लेने को उतारू हो जाते हैं। विरोधियों को तो बिना कानून के ही देश निकाला दे दिया जाता, मृत्युदंड दे दिया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता। कुल मिलाकर जर्मनी में हिटलर ही हिटलर, सर्वत्र हिटलर, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। शुरुआती तौर पर हिटलर ने जब पुनर्निर्माण की बात करी तो शाक्त जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आए और पटरी पर लाने के बाद में हिटलर को एडवाइस किया कि हिटलर भैया युद्ध और सेना की चीज़ों में कटौती कर लो ताकि अपन देश के विकास पर ध्यान दे सकें। लेकिन हिटलर को तो ये बात नापसंद थी। हिटलर ने साख्त को 9-2-11 किया और योजना बना ली कि अब तो युद्ध लड़ेंगे भैया। जर्मनी के लिए अधिक से अधिक भूमि चाहिए ताकि जर्मन नागरिक वहाँ रह सकें, और उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, फ्रांस और इंग्लैंड एक साथ होकर जर्मनी के खिलाफ खड़े हो गए पोलैंड के सहयोग में। जर्मनी का हिटलर रुकने वाला नहीं था। उसने तत्काल जापान और इटली को डायल किया और बोला कि भाई साहब अपन दोनों तीनों मिलकर दोस्त हो जाते हैं। तो इधर इटली, जापान और जर्मनी इकट्ठे हो जाते हैं, उधर इंग्लैंड, रूस और फ्रांस इकट्ठे हो जाते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है जर्मनी के पोलैंड के हमले के साथ। अमेरिका अभी तक शांति पकड़े हुए था। अमेरिका जब तक शांति पकड़ा था जब तक जापान हरकत नहीं कर रहा था। जापान ने दुस्साहस किया और उसने अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आग बबूला अमेरिका हिरोशिमा पर बम पटक देता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। मई 1945 में हिटलर की हार हो जाती है, जर्मनी की पराजय हो जाती है। और अब हम पहुंचते हैं कहां पर? हेलमुट कमरे में लेटे लेटे सोच रहा है और उसके पिता आत्महत्या करने की योजना बना रहे हैं। अब तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या आखिर क्यों की। अब इस चीज़ को हम आगे जाके देखेंगे कि नाज़ियों के जुल्म की कहानी क्या थी जिसकी वजह से हेलमुट के पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। इस चीज़ को यदि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर का अगला वीडियो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।